नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आइए आज हम तीसरे चैप्टर को पढ़ते और समझते हैं। दोस्तों, इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। अब चैप्टर का नाम यहाँ पे देख सकते हैं, पृथ्वी की गतियां, है ना। तो थर्ड चैप्टर है हमारा, इसका नाम क्या है? पृथ्वी की गतियां। तो आइए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि कितने प्रकार की गतियां हैं पृथ्वी के पास। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं, है ना। तो आपने यहाँ पे देखा दो प्रकार की गति है पृथ्वी के पास, एक घूर्णन और दूसरा परिक्रमण। घूर्णन किसे कहते हैं और परिक्रमण किसे कहते हैं, इसको हमने यहाँ पे समझा। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, इसको हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है ना। तो क्या बता रहा है? पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसीलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है या सूर्य की रोशनी पड़ती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहां रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन या तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं, है ना। तो ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं, है ना। तो आइए इसको नीचे देख लेते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी का दैनिक गति है। आइए नीचे चित्र को देखते हैं और समझते हैं। दोस्तों, इस चित्र को समझिए, इसमें क्या दिखा रहा है? पृथ्वी के अक्ष का झुकाव तथा कक्षीय समतल, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए, ये उत्तर ध्रुव हो गया, ये दक्षिण ध्रुव। यहाँ पे आप विषुवत रेखा देख सकते हैं या विषुवत वृत्त देख सकते हैं। ये कर्क रेखा हो गया, ये आपका मकर रेखा हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पृथ्वी का कक्षीय समतल है वो कितने डिग्री पे है? 66.5 डिग्री पे आपको पृथ्वी का कक्षीय समतल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, पृथ्वी के कक्षीय समतल का लंब यहाँ पे आप देख सकते हैं 23.5 डिग्री। अब दोस्तों, इस चैप्टर में दिखा रहा है कि घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन एवं रात, है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सूर्य के सामने वाला जो एरिया है वहां पे क्या है कि यहाँ पे दिन है तथा यहाँ पे क्या है? रात है ना। आप यहाँ पे अंधेरा देख सकते हैं। तो जिस साइड में आपको सूर्य की प्रकाश नहीं जा रही है उधर रात देखने को मिलेगा, तथा जिस साइड में सूर्य की रोशनी पहुंच रही है उस साइड में आपको दिन देखने को मिलेगा। तो इस फिगर से हम लोग समझ सकते हैं, पृथ्वी को आप देख रहे हैं कि इस एक्सिस के थ्रू क्या कर रहा है? घूर्णन कर रहा है, जिसके चलते कि जो एरिया सूर्य के सामने आ रहा है वहां पे दिन हमें देखने को मिल रहा है, और उसके जस्ट अपोजिट जहां पे कि सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पा रही है वहां पे हमें रात देखने को मिल रहा है ना। तो ये दो फिगर हो गए, इसको हमने समझा। आइए और आगे देखते हैं। इसमें आगे पूछ रहा है दोस्तों कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगा तो क्या होगा, है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आप सोचिए, अगर पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो क्या होगा? सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरा भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको सवाल का जवाब भी मिल गया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक फैक्ट बता रहा है। क्या बता रहा है कि प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है, हम अपने अक्ष पर घूर्णन करती है ना। तो ये घूर्णन के बारे में आर्यभट्ट ने भी बताया था, और ये भी बताया था कि पृथ्वी गोल है ना। तो ये सारी चीजें आर्यभट्ट ने भी बताई थी। चैप्टर में आगे बता रहा है कि पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है ना। तो एक तो हमने घूर्णन देखा, दूसरा यहाँ पे परिक्रमण को हम लोग समझ रहे हैं। तो इसमें बता रहा है कि पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365/4 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। दोस्तों, इस फिगर को अच्छे से देखिए और समझिए, इसमें क्या बता रहा है कि पृथ्वी का परिक्रमण एवं ऋतु है। दोस्तों, हमने ऊपर में देखा कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन एवं रात होते हैं, उसी प्रकार पृथ्वी के परिक्रमण से क्या होती है कि ऋतुएं बदलती हैं, अलग अलग ऋतुएं देखने को हमें मिलती हैं, है ना। तो इस फिगर के माध्यम से हम इसको थोड़ा सा समझते हैं।
दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सूर्य का परिक्रमण करने के कारण पृथ्वी कभी सूर्य के नजदीक तो कभी दूर हो जाती है। उसके कारण हमें अलग अलग ध्रुवों पे अलग अलग हमें ऋतुएं देखने को मिलती हैं। अगर हम 21 मार्च को देखें तो 21 मार्च को हम क्या बोलते हैं, विषुव। और वहां पे हमें देखें तो दक्षिण ध्रुव के साइड में हमें शरद ऋतु देखने को मिलता है और उत्तर ध्रुव में हमें वसंत ऋतु देखने को मिलता है ना। तो 21 मार्च का स्थिति ये होता है। उसी तरीके से अगर 21 जून के देखा जाए तो उसमें आप क्या देखेंगे कि जो उत्तरी ध्रुव है, उत्तर का एरिया है, वहां पे हमें ग्रीष्म ऋतु और वहीं दक्षिण ध्रुव में हमें शीत ऋतु देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 सितंबर को जो कि विषुव होता है, तो 25 सितंबर को आपको वसंत ऋतु देखने को मिलेगा। कहाँ पे, दक्षिण में। और उत्तर में आपको क्या देखने को मिलेगा, शरद ऋतु देखने को मिलेगा। तो 21 मार्च के जस्ट अपोजिट हो जाता है आपको 23 सितंबर। 22 दिसंबर को दक्षिण अयनांत होता है। दक्षिण अयनांत के समय क्या होगा कि आपको उत्तर में शीत ऋतु देखने को मिलेगा और वहीं दक्षिण में आपको ग्रीष्म ऋतु देखने को मिलेगा। जो कि हम लोग अगर उत्तर अयनांत में देखें तो उत्तर अयनांत के समय क्या होता है कि उत्तर गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है और दक्षिण गोलार्ध में शीत ऋतु। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अपोजिट आपको इस साइड देखने को मिलेगा और इसके अपोजिट आपको इस साइड देखने को मिलेगा, है ना। तो 21 मार्च के अपोजिट आपको 23 सितंबर को देखने को मिलेगा और वहीं 21 जून के अपोजिट आपको 22 दिसंबर को देखने को मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि पृथ्वी के परिक्रमण के कारण किस तरीके से ऋतुएं बदलती रहती हैं। आगे बता रहा है दोस्तों, 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है ना। इसीलिए कभी हम देखते हैं कि 28 का फरवरी लगता है तो कभी 29 का फरवरी आपको देखने को मिलता है। ये क्यों होता है, क्योंकि जो 6 घंटे बच रहे होते हैं उनको हम जब जोड़ते हैं तो 4 वर्ष में ये एक दिन बन जाते हैं। इसीलिए क्या होता है कि 4 वर्ष बाद हमें फरवरी 29 दिन का देखने को मिलता है ना। तो इसी प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 का हो जाता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होता है उसे लीप वर्ष कहा जाता है ना दोस्तों। तो यहाँ तक आपने समझा कि प्रत्येक 4 वर्ष पे क्या होता है कि जो हमारा फरवरी होता है वो 28 के बदले 29 दिन का हो जाता है और जब 366 दिन का एक वर्ष लगता है तो उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। आगे इसमें कह रहा है कि चित्र 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है ना। तो हमने ऊपर देखा भी। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है ना। तो हमने देखा ये सारी चीजें। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है ना। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे देख ली। अब दोस्तों इस चैप्टर में आगे कह रहा है कि चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसीलिए विषुववृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है ना। तो इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि 21 जून को इस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। यहाँ पे किस गोलार्ध की बात हो रही है, उत्तरी गोलार्ध की। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। आगे बता रहा है 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध पर बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रात वाली ग्रीष्म ऋतुएं होती हैं। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपने उत्तर अयनांत देखा और यहाँ पे आपने दक्षिण अयनांत देखा, है ना। तो दक्षिण अयनांत कब होता है, 22 दिसंबर को, और उत्तर अयनांत कब होता है, 21 जून को। इन चीजों को आप जरूर याद रखिएगा। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस मनाया जाता है? दोस्तों आपने देखा होगा कि हम लोग के तरफ या इंडिया में क्या होता है कि ठंडी में क्रिसमस 25 दिसंबर को पड़ता है, तो उस समय हमारे तरफ क्या होता है, ठंडी होती है। लेकिन वहीं ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु होती है ना। आश्चर्य वाली बात।
और आगे बता रहा है 21 मार्च एवं 23 सितंबर। तो दोस्तों इन डेट्स को आप जरूर याद रखिएगा, 21 मार्च एवं 23 सितंबर। क्या बता रहे हैं इनके बारे में? 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं, है ना। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है ना। तो आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होता है, तो आप क्या याद रखेंगे? 21 मार्च एवं 23 सितंबर को। इसे क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं। तो इन चीजों को आप जरूर याद रखिएगा। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है, जबकि दक्षिण गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है ना। तो ये सारी चीजें हमने ऊपर फिगर में भी देखी, समझी, और यहाँ पे भी हम इसको डिटेल में पढ़ रहे हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतु में परिवर्तन होता है ना। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी देखी यहाँ पे। तो दोस्तों इसी के साथ ये छोटा सा चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। हमने बहुत सारी चीजें इसमें समझी, है ना। बहुत सारी हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले। ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़े अभी। ये सारी चीजें आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछी जा चुकी हैं। आप इसको देख सकते हैं PYQ लगा करके। ये चैप्टर बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको चैप्टर कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद।